नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां अब एकदम से पूरी युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी हैं। हम देख रहे हैं कि पहले चरण का चुनाव जो कि 19 अप्रैल को हो रहा है उसको सिर्फ एक महीना रह गया है, लेकिन कांग्रेस की तैयारियों को लेकर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अभी 18 कैंडिडेट्स के नाम घोषित होना बाकी हैं और पार्टी में भी अभी चुनाव प्रचार की एक तरह से शुरुआत नज़र नहीं आ रही है। इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं फ्री प्रेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर नितेंद्र शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है नितेंद्र जी। तो सबसे पहला ये है कि अब सिर्फ फर्स्ट फेज़ को एक महीना भी नहीं बचा है ना, 19 आज 20 मार्च हो गई है, तो एक महीने बाद 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज़ है। ऐसे में कांग्रेस के 18 कैंडिडेट अभी बाकी हैं। दूसरा ये भी नज़र आ रहा है कि पार्टी की जो इलेक्शन को लेकर जो चुनावी तैयारियाँ हैं वो अभी कहीं नज़र नहीं आ रही हैं एक तरह से। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर में अब क्या ऐसी संभावनाएं नज़र आ रही हैं कि कांग्रेस को एकदम से चुनाव की गति पकड़ना चाहिए और कितनी जल्दी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल, अगर आप चुनाव में जाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव का जो एक फेज़ है वो यही है कि आपके कैंडिडेट आप कितनी जल्दी सामने ला सकते हैं जी। और कांग्रेस में ये बात विधानसभा चुनाव के समय भी उठी थी और अभी भी यही बात थी कि कैंडिडेट जल्दी घोषित करना चाहिए। लेकिन जो पूरा सिनेरियो देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में लगातार कांग्रेस से आगे निकल रही है। कांग्रेस में जब ये बात चल रही थी विधानसभा चुनाव में कि कैंडिडेट जल्दी घोषित करना चाहिए, जब बीजेपी ने अपनी सूची जारी कर दी थी जिसका लोगों का अनुमान ही नहीं था 2 महीने पहले, जी। वही स्थिति अभी हुई कि बीजेपी ने 2 चरण में अपनी पूरी सूची जो है वो जारी कर दी। बीजेपी के पूरे 29 कैंडिडेट सामने आ गए। अब अगर कांग्रेस के कैंडिडेट जितने दिन तक भी उस क्षेत्र में नहीं आते तो आप चुनाव में उतना पिछड़ रहे हो कि यदि मान लीजिए बीजेपी के कैंडिडेट आ गया, बीजेपी का पहला नामांकन पत्र भरवाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो सीधी गए हैं, तो मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार का भी आगाज कर दिया आज से। मतलब मोहन यादव जो है नॉमिनेशन भरवा देंगे तो बीजेपी की जो पहले जो तैयारियां थी वो एक तरह से बिल्कुल फुल मोड पे आ जाएंगी। बीजेपी की तैयारी फुल मोड पे आ जाएंगी। वहीं कांग्रेस में अभी कैंडिडेट का ही अता पता नहीं है। भाई सीधी में तो कैंडिडेट आ गए हैं कमलेश्वर पटेल, लेकिन जो फर्स्ट फेज के इलेक्शन जहां पर होना है उसमें कई सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं है। अभी जबलपुर में कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है, अभी जो है वो बालाघाट में कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है, तो कांग्रेस के कई जगह अभी कैंडिडेट ही नहीं है। तो जब कांग्रेस अगर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पा रही, कांग्रेस के प्रचार की कोई रणनीति समझ में नहीं आ रही, ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस अभी चुनाव में जो है वो क्या मुद्दे लेकर जाने वाली है, कौन कांग्रेस में रैली करेगा, राहुल गांधी कितनी बार आएंगे, प्रियंका गांधी आएंगी, कौन कांग्रेस में कमान संभालेगा। जैसा सुनने में आ रहा है कि कमलनाथ जी ने शायद ये बोल दिया है कि वो अभी 19 तारीख तक तो पूरा समय जो है वो छिंदवाड़ा में देंगे। तो मध्य प्रदेश में देखा जाए तो पूरा जो एक विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस हार गई हो, लेकिन कांग्रेस में एक जो कसावट दिख रही थी वो बिखर गई है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। इसके पीछे क्या कारण नजर आता है? क्योंकि आपने देखा कि जीतू पटवारी भी टिकट को लेकर लगातार जो सीईसी की जो बैठक थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक थी और इलेक्शन कमेटी की जो बैठक थी उसमें गए थे। ऐसा कयास लगा रहा था कि शायद 18 को या 19 को टिकट घोषित होंगे। अब 2 दिन और आगे बढ़ गए हैं, तो क्या कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं? या दूसरी बात है कि जीतू पटवारी ठीक से कांग्रेस का संगठन नहीं देख पा रहे हैं जिसमें कि ऐसा लगे कि वो इलेक्शन चुनावी तैयारियों को कुछ अंजाम दे सकें? देखिए, 3 इसके बड़े कारण हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को तोड़ दिया है एकदम। मतलब एक दल जो ये तय मान रहा हो कि हमारी सरकार बनने जा रही है और उसकी 63 सीटें आए, तो आप मतलब आप ये मान सकते हैं कि कांग्रेस जो है एक 66 सीटें कांग्रेस की आई हैं इस बार, 63 नहीं 66, 163 भाजपा की आई हैं। तो 66 सीटें उस दल की आई जो मान के चल रहा हो, जो मंत्रिमंडल बना रहा हो, जो सारी चीजें कर रहा हो, उसकी सरकार ना बने। वो पहला चरण था कांग्रेस के नुकसान का। दूसरा चरण हुआ जब अचानक कमलनाथ जी को प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। बिल्कुल, वो सेकंड फेज था। ये लोग जब आए तो इन लोगों के पास इलेक्शन को लेकर उस समय कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि विधानसभा के बाद अचानक से जो है वो 10 दिन के अंदर जो है वो नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष नए आ जाएंगे। तो वो जब इनकी एक तैयारी नहीं थी इलेक्शन की, उसका नुकसान हुआ। और तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है वो समाप्त हो गया है। तो आप देखिए रोज कोई ना कोई कांग्रेस का नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है। जब आपका नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है
तो वो लोग भले ही कुछ नेता ऐसे हों जो कांग्रेस से भाजपा में नहीं जा रहे, लेकिन वो घर बैठ गए क्योंकि उनमें अंदर से उत्साह नहीं है कि हम चुनाव जीत सकते हैं। तो ये जो सारी स्थितियां बन रही हैं उसमें कांग्रेस की, तो उसमें यही, इसके साथ एक चीज और कांग्रेस की निकल के आ रही है कि जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, रोज खबर आती है कि इस नेता ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, ये नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहता। और इस सबके ऊपर जो है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार जो इलेक्शन का कैंपेन, जो उनका जैसे कहें कि इलेक्शन घोषित होने के पहले ही शुरू हो गया था, उसमें जो जो कहें कि पूरे इलेक्शन में जो वन मैन शो वाली बात ले आए हैं, वो कांग्रेस के लिए बहुत जो है वो नुकसानदेह हुई है। इसमें आपको किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि देखिए जहाँ जीतू पटवारी है वहाँ पे कमलनाथ के बहुत सारे समर्थक वो चाह रहे हैं कि कमलनाथ फिर से आ जाए। अब इसमें दिग्विजय सिंह का रोल क्या है? क्योंकि दिग्विजय सिंह सबसे वरिष्ठ नेता हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे, है ना, कांग्रेस की इन सब बैठकों में, और ख़ास तौर पे राजधानी में भोपाल में, जहाँ पर कि उनको मौजूद रहना चाहिए, या जिस तरह के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा सकते हैं क्योंकि वो। और दूसरा, सबसे ऊपर अगर आप राहुल गांधी की अभी यात्रा भी समाप्त हुई है मुंबई में, उन्होंने अपनी न्याय यात्रा समाप्त की है, तो उस लेवल पर भी पार्टी में जो है, दिल्ली नेशनल लेवल पर भी पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो उतने सक्रिय नज़र नहीं आ रहे। किसको जिम्मेदार मानना चाहिए इसमें? पार्टी के हाईकमान का कोई दोष नहीं है क्या इसमें? देखिए, पार्टी के हाईकमान का दोष नहीं है, नहीं, बल्कि देखा जाए तो कांग्रेस जो है, वो जो हालत मध्य प्रदेश में है कांग्रेस की, वही हालत आज राजस्थान में है कांग्रेस की। अभी सरकार जिस राज्य में थी वहाँ भी आपकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। छत्तीसगढ़ जिस राज्य में आपकी सरकार थी उस राज्य में भी आपकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। गुजरात में आप लगभग खत्म हो चुकी है कांग्रेस। तो अगर आप एक राज्य की बात होती तो हम ये कहते हैं कि यहाँ का प्रदेश नेतृत्व दोषी है, या कमलनाथ दोषी हैं, या जीतू पटवारी दोषी हैं, या दिग्विजय सिंह दोषी हैं। तो हो सकता है गलतियां इनकी भी हों, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर जो कांग्रेस जो है उसमें जो जिसे कहें कि एक बड़ी ऐसी स्थिति चल रही है कि कांग्रेस के नेताओं की समझ में ही नहीं आ रहा कि आने वाले समय में क्या करना है और क्या होना है। जब यही समझ में नहीं आएगा तो आप अपने जो लीडरशिप है नीचे जो स्टेट्स में, उनको आप एक कोई दिशा नहीं दे पाओगे। तो कांग्रेस के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस के दिल्ली से कोई दिशा ही कांग्रेस में यहाँ के नेता को नहीं मिल रही कि तुमको ये स्टैंड लेना है, ये लाइन है और इस पर आगे बढ़ना है। तो वो जो एक सबसे बड़ी कमी कांग्रेस के साथ है कि कांग्रेस तय ही नहीं कर पा रही कि हमको किस लाइन पर आगे बढ़ना है। लीडरशिप भी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे कमलनाथ जी ने शुरू में अपना छिंदवाड़ा से नकुल नाथ का टिकट करवा लिया, अब उतना प्रेशर क्रिएट किया, वो दूसरी जगह का भी प्रेशर क्रिएट कर सकते थे। उन्होंने कहा भी था कि चुनाव के लिए टिकट जल्दी घोषित किया जाए। तो क्या वो और दिग्विजय सिंह ऐसा प्रेशर बिल्डअप नहीं कर सकते थे कि पार्टी हाईकमान बोले कि हाँ ठीक है, मध्य प्रदेश की 29 सीटों के या 28 सीटों के लिए हम चुनाव अपने उम्मीदवारों की घोषणा तुरंत कर सकते हैं? देखिए, अगर आप देखें विधानसभा चुनाव के बाद जब से कमलनाथ जी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया है, तब से कमलनाथ जी ने अपने को पूरा के पूरा जो है वो समेट लिया है छिंदवाड़ा में जी। उनके बेटे का टिकट जो है वो हो गया। और अगर आप नुकसान की बात करें तो मध्य प्रदेश में यदि जो कांग्रेस की स्थिति है उसमें जो 2 दिन का 3 दिन का जो घटनाक्रम कमलनाथ जी को लेकर रहा कि जब ये बात आ गई कि साहब कमलनाथ जी भाजपा में जा सकते हैं और कमलनाथ जी द्वारा उसका खंडन ना करना लगातार 4-5 दिन तक, उसने कांग्रेस को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। मतलब वहाँ से कांग्रेस के जो नीचे के नेता हैं उनका मनोबल समाप्त हो गया। कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी समझ में ही नहीं आया कि कांग्रेस का क्या होगा, और उसके बाद से आप देखिए लगातार भाजपा में जाने वालों की एक कतार सी लग गई है उस घटनाक्रम के बाद। कमलनाथ जी भी 2 कदम पीछे नजर आ रहे हैं चलते हुए। कमलनाथ जी आप देखिए ना, कमलनाथ जी कहाँ बोल रहे हैं कुछ। कमलनाथ जी ने अपने आप को छिंदवाड़ा की सीट निकल जाए इस पर फोकस कर लिया है, तो अब किसी और सीट पर उन्होंने अपना वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि किसी और सीट का क्या नतीजा आएगा। उनका इस बार के चुनाव में जो सामने एक लक्ष्य दिख रहा है वो दिख रहा है कि नकुलनाथ चुनाव जीत कर आ जाएं, इसके ज़्यादा वो नहीं सोच रहे हैं। पर कांग्रेस ने अभी जो 10 टिकट घोषित किए हैं उसमें तो कुछ उम्मीदवार तो ऐसे दमखम वाले हैं, ऐसा लगता है कि कई जगह कांग्रेस के उम्मीदवार बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं। क्या वाकई ऐसा सही है? देखिए, अगर कहीं कुछ जातिगत समीकरण अगर कुछ बैठ गए, जैसे मान लीजिए सतना की सीट पर बसपा किसी ब्राह्मण को खड़ा कर देती है तो थोड़ी फाइट में वो सीट आ सकती है। मुरैना में जो है वो अभी कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं आया है, लेकिन मुरैना की सीट जो है वो जातिगत समीकरणों पे, तो अभी जो है वो ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस का जो है वो कैंडिडेट कहाँ पर जो है वो बहुत चुनौती दे पाएगा, क्योंकि वहाँ के जातिगत समीकरण बहुत ज़्यादा उस पर चीज़ें जो है वो डिपेंड करेंगी। लेकिन मूल बात अगर हम बात करें दोनों दलों की, तो अभी कांग्रेस का अच्छा कैंडिडेट भी भारतीय जनता पार्टी के कमजोर कैंडिडेट से पीछे दिखाई दे रहा है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कैडर काम कर रहा है। मतलब चुनाव में भाजपा आगे होने के बाद भी आप देखिए बूथ की बैठकें चल रही हैं, बीडी शर्मा अपनी बैठकें कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बैठकें कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जो है वो लगे हुए हैं, कैलाश विजयवर्गीय लगे हैं, प्रहलाद पटेल लगे हैं, नरोत्तम मिश्रा लगे हैं। मतलब पूरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लगी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे समय जब भारतीय जनता पार्टी का माहौल अच्छा है, कांग्रेस जिसका माहौल अच्छा नहीं है, उसके बाद भी कांग्रेस का कोई भी नेता आज लोकसभा चुनाव के प्रचार में या लोकसभा चुनाव का काम करता दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, दूसरी अहम बात यह है कि क्या कांग्रेस में टिकट के पीछे भगदड़ मची हुई है कि कोई टिकट नहीं चाहता, हमको यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना है। कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई संसदीय इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कांग्रेस के नेताओं ने टिकट लेने से मना कर दिया है, चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। दूसरी ओर एक तरह से भगदड़ मची है कि बहुत सारे कांग्रेस नेता बीजेपी में चले जाएंगे मौका देखकर, तो उस वजह से भी पार्टी के कई नेता असमंजस में कि एक तो टिकट नहीं चाहिए, दूसरा जो बहुत सारे नेता उनके समर्थक कहीं बीजेपी में न चले जाएं। इसकी क्या वास्तविक स्थिति आपको नजर आती है? देखिए राइन जी, आपने भी कई चुनाव कवर करे हैं और हमने भी कई चुनाव कवर करे हैं। आमतौर पर जब पीसीसी के बाहर जब लोकसभा का चुनाव होता था तो टिकट मांगने वालों की भीड़ देखिए, एक एक सीट से 3-3, 4-4 दावेदार होते थे। नेता अप्रोच करते थे कि हमारा नाम भी छाप दो, हमारा भी नाम जो है वो चला दो कि भाई हम भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, और ये स्थिति 2019 के चुनाव में भी थी। मतलब ऐसा नहीं है कि ये स्थिति 19 में, 14 में, 9 में, 2004 में, 1999 में हमेशा ये स्थिति रही है कि कांग्रेस के एक एक सीट से 4-4, 6-6 दावेदार होते थे। लोग पूरा जोर लगाते थे, टिकट के लिए कोशिश करते थे। ये पहली बार शायद में कांग्रेस की ऐसी स्थिति होगी। मध्य प्रदेश में तो मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसी स्थिति जब कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने से बचना चाहते हैं। मतलब भोपाल की सीट पर अगर आज कोई पूछ ले पीसी शर्मा से, आरिफ मसूद से, इन सब से, तो ये सब में से कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। तो ये शायद फर्स्ट टाइम ऐसी स्थिति आई है कि राजगढ़ से प्रियव्रत सिंह का नाम सिंगल तय हो गया। उन्होंने इस बात के लिए पूरा जोर लगा दिया कि उन्हें चुनाव ना लड़ना पड़े, और तो 11 की जो सूची निकल रही थी वो 10 की रह गई। जबलपुर से तरुण भानोत तब चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये जीतू पटवारी नहीं लड़ना, जीतू पटवारी इंदौर से, जैसे अब उनका नाम चला, इंदौर से सत्यनारायण पटेल को कहा तो उन्होंने कहा मुझसे अच्छे उम्मीदवार तो जीतू पटवारी हो सकते हैं। तो अब आप जब ये स्थिति आएगी, उज्जैन की ये स्थिति है, तो जब ये स्थिति खड़ी हो गई है कांग्रेस के सामने कि कई सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस को पास जो उसके नेता हैं वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए भारी चिंतन की आवश्यकता है। चुनाव में जीत हार अपनी जगह है, लेकिन यदि आपका नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहता तो ये एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए बड़ा ही, मतलब जिसे कहें कि बहुत चिंतन करने का विषय है। आखिरी सवाल मैं जानना चाहता हूँ नितिन जी कि मुद्दों पर जो अभी देश में अभी मुद्दे चल रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है, चुनावी चंदा, ये चुनावी चंदे की बात अभी तक जनता तक कितनी पहुंचा सकी है कांग्रेस, और क्या कहाँ तक इसको लेकर लोगों में चर्चा है, ये इस बात के भी कोई बहुत साफ संकेत नहीं है। दूसरा, उधर मोदी का परिवार जो है वो ट्रेंड कर रहा है, तो आपको क्या लगता है मोदी का परिवार चुनावी चंदे के मुद्दे पर हावी हो गया है? देखिए, बात इशू की नहीं है, बात क्या इशू है वो जनता तक कैसे पहुंचेगा की है। बोफोर्स अगर आपको याद हो उस समय के चुनाव में, उसके बाद राफेल पिछले चुनाव में, और इस बार के चुनाव में इलेक्टोरल बॉन्ड, ये सब एक जैसे मुद्दे हैं जो जनता तक को समझ में नहीं आते। जनता को यही नहीं पता कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, कैसे जो है वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो किसी राजनीतिक दल को चंदा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है, वो उसको कैश करती है, ये क्या सारी चीज़ें हैं। तो जब जनता इसी बात को नहीं समझती, जैसे हम कहें, तो अगर आप ये सोचो कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उस पर हमारे देश में कोई वोटिंग हो जाएगी, तो मुझको बड़ा मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि केवल मोदी का परिवार नहीं, हमारे देश में किन इश्यूज पर वोटिंग होती है। भाई हमारे देश में राम मंदिर का इशू आया, हमारे देश में 3 तलाक का इशू आया, हमारे देश में जो इशू जनता से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस जो है रोजगार, महंगाई, ये हमारे देश में जनता से जुड़े विषय हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी भी समझती है। इसलिए आप देखिए, चुनाव की घोषणा होने के एक दिन पहले जो है 2 रुपये पेट्रोल पे कम किए जाते हैं, उसके पहले जो है वो गैस के सिलेंडर पे 50 रुपये कम किए जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी भी समझती है कि ये जो मुद्दे हैं ये जनता के मुद्दे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड पर उसको पता है कि ये जनता का मुद्दा नहीं है, ये राफेल की तरह है, तो जनता को समझ में ही नहीं आएगा, इतने देर में तो वोटिंग हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो है बीजेपी ने इस बात को भी क्लियर कर दिया है कि चूंकि ये ट्रांसपेरेंसी के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी चंदा जो है जनता के सामने आया है, तो कांग्रेस जो पिछले चंदे लिए उसके बारे में खुलासा करे, उस पर भी वो एक तरह से उन्होंने इसको एक बहस का मुद्दा बनाया है।
तो ये दोनों मुद्दे जो हैं जनता के सामने शायद टिकेंगे नहीं टिकेंगे, लेकिन ये चुनाव में हावी रहेंगे कि नहीं हावी रहेंगे, इस पर भी सवालिया निशान लग गया है। देखिए बिल्कुल मुझे लगता है कि ये जो मुद्दे हैं, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो, चाहे वो इस तरह के और मुद्दे हों, वो जनता के सामने नहीं टिकते। जनता के सामने टिकते हैं जनता के मुद्दे। आप एम्प्लॉयमेंट की बात करो, जनता को समझ में आती है। आप महंगाई की बात करो, जनता को समझ में आती है। आप जो है वो ये बात करेंगे साहब, जो है वो देश में जो है वो कैसे कानून व्यवस्था की बात जनता की समझ में आती है। लॉ एंड ऑर्डर कई जगह कई बार इलेक्शन में मुद्दा होता है, तो जनता को ये मुद्दे समझ में आते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग वोट डालते हैं, जैसे हम कहें कि जो मैक्सिमम दो तरह के हमारे यहाँ क्लास हैं। एक क्लास वो है जो डिस्कशन करती है, एलिट क्लास होती है, वो कई मुद्दों पर बात करती है, उसका अपना इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो इन सब मुद्दों को डिस्कस करती है जो देश के लिए आवश्यक है। एक हमारे यहाँ बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, और वो लोग दूसरी भी हैं उसमें कई, वो वोट डालते हैं। तो उनके लिए अगर सरकार अनाज फ्री दे रही है, यदि उनके लिए जो है वो सरकार जो है वो कोई और इस तरह के काम कर रही है जो बेनिफिशियरी से, जैसे मध्य प्रदेश में मान लीजिए लाडली बहना का पैसा उनके खाते में जा रहा है, अगर किसान सम्मान निधि का पैसा उनके खाते में जाता है, तो उनके लिए वो मुद्दे किसी भी इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मुद्दे से ज़्यादा बड़े होते हैं। तो साफ तौर पर जाहिर है कि मोदी का परिवार या शक्ति या न्याय यात्रा की बात कहने, न्याय मांगने की बात कहने से की बजाय कांग्रेस को एक बिल्कुल बेसिक मुद्दे उठाने चाहिए, जनता से जुड़े मुद्दे उठाने चाहिए। और जाहिर है कि कांग्रेस जब चुनाव की तैयारियां नहीं करेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता हताश नजर आएंगे, तो वो दूसरी पार्टी को किस तरह से टक्कर दे पाएंगे। इस मुद्दे पर अगर आपकी कोई राय है तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। साथ ही सब्सक्राइब और लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।